Hey guys, so welcome back to our YouTube channel Study with Fun SP। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है हमारे आसपास के पदार्थ, जिसके हम थ्योरेटिकल पार्ट्स पढ़ चुके हैं और ये हमारी वीडियो शायद से चौथी वीडियो है, जिसमें हम आज अपने इंटेक्स क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हमारे पेज नंबर 4, 6, 9 और 11 पे दिए हुए हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पेज नंबर 4 के क्वेश्चंस हैं। पेज नंबर 4 के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन इसमें यही है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं, हमें बताना है। उसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उसमें बताना है कि पदार्थ कौन से हैं। हमें जैसा कि पढ़ चुके हैं, पदार्थ क्या होता है। पदार्थ वह वस्तुएं हैं जिनके पास कुछ द्रव्यमान है और वो क्या करती हैं, जगह घेरती हैं, उन्हें हम कहते हैं पदार्थ। तो उसमें एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन में दे रखे हैं हमें: कुर्सी, वायु, स्नेह, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल पेय, इत्र की सुगंध। इन सब में से हमें छांट कर लिखना है कि पदार्थ कौन सा है। तो हमारी कुर्सी कुर्सी हमारा पदार्थ है। क्यों? क्योंकि कुर्सी के पास वजन भी होता है और जगह भी होता है। वायु के पास भी वजन होता है और जगह घेरती है। बादाम, शीत, शीतल पेय एवं इत्र की सुगंध, ये सारे हमारे क्या हैं, पदार्थ हैं। तो समझ आया पदार्थ के लिए, इसमें से हमें छांट कर लिखना था बस। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमारा निम्नलिखित परीक्षण के कारण बताइए। अब हमें एक लाइन दे रखी है, उसको हमें बताना है ऐसा क्यों होता है, उसका हमें कारण देना है कि रीज़न क्या है उसका कि ऐसा होता है। जैसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया, गर्मा गर्म खाने की सुगंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो ये लाइन दे दी है कि गर्मा गर्म खाने की जो सुगंध है हमें दूर तक आती है। आपने सुबह देखा भी होगा जब मम्मा खाना बनाती हैं तो दूर तक आपको खुशबू आती है खाने की। तो ऐसा क्यों होता है, उसके लिए हमें कारण बताना है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब खाना जो होता है, गर्म खाना, उसका तापमान बढ़ता है और उसमें से जो गैस निकलती है उनकी गति भी बढ़ जाती है। जैसे जैसे वो खाना गर्म होता है वैसे ही क्या होता है कि कणों की जो गति होती है वो तेज़ हो जाती है, जिससे विसरण पदार्थ जो कणों का आपस में मिलना तेज़ हो जाता है। और जबकि ठंडे खाने की महक में विसरण बहुत कम होता है। विसरण के कारण गर्मा गर्म खाने की महक कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। ये सारा विसरण के कारण होता है। इसी का दूसरा पॉइंट, तीसरा क्वेश्चन है इसका जो, वो है स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। अब देखा होगा जब हम स्विमिंग करते हैं तो हम अपने आसानी से पानी को हटा लेते हैं। तो हमें बताना है इसमें हमारे जो गुण हैं, पदार्थ का कण का गुण है, इसमें कौन सा गुण आया। तो जल के कणों की दूरी अधिक होने के कारण इसमें आकर्षण बल कम हो जाता है, इसलिए स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। इसमें क्या है कि कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। चौथा क्वेश्चन जो है इसका, वो है पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। अब हम पदार्थ के कणों की विशेषताएं पढ़ चुके हैं। पदार्थ के कणों की 3 विशेषताएं हैं। पहला, पदार्थ के कण निरंतर गति से करते रहते हैं। दूसरा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये हमने पढ़ा था। अब जो है हमारा ये पेज नंबर 6 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। पाँचवा जो क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 6 से है। तो इसमें बोला गया है कि बढ़ते हुए घनत्व क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। तो हमें घनत्व पता है। घनत्व क्या है? द्रव्यमान प्रति आयतन इकाई हमारा घनत्व कहलाता है। तो इन्होंने दिया है वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। तो हमें बताना है कि इसमें सबसे ज़्यादा मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले सबसे कम घनत्व वाला, उसके बाद सबसे जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका घनत्व ज़्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका, हमने ये पढ़ रखा है कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा, क्या ज़्यादा, द्रव्यमान, वजन, अगर द्रव्यमान ज़्यादा है तो जो घनत्व होगा, घनत्व भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर द्रव्यमान कम है तो घनत्व कम, मतलब मास अगर हमारा ज़्यादा है तो डेंसिटी भी ज़्यादा। इफ़ मास अगर हमारा कम है तो डेंसिटी भी क्या हमारी कम हो जाएगी। ठीक है। तो वायु का
तो सबसे कम जिसका घनत्व होता है वो वायु होती है। उसके बाद हमारा चिमनी का धुआं, उसके बाद रुई, फिर जल, फिर शहद, फिर चौक और लोहा। लास्ट में हमारा जो सबसे ज़्यादा घनत्व होता है वो लोहे का होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा कहता है कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। हमने ठोस के गुण पढ़े थे, द्रव के गुण पढ़े थे और गैस के गुण पढ़े थे। उन्हीं तीनों के बीच में हमें अंतर लिखना है। तो अवस्थाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? हमारा आकार, आयतन, संपीड़ितता, बहाव, विसरण, गतिज ऊर्जा, आकर्षण बल। तो जो ठोस का आकार होता है वो निश्चित होता है, द्रव का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, गैस का आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। आयतन, ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है और गैस का आयतन जो होता है वो अनिश्चित होता है। ठोस की जो संपीड़ितता होती है वो नगण्य होती है, मतलब ठोस में संपीड़ितता नहीं होती, द्रव में होती है, ठोस से थोड़ी ज़्यादा, गैस से बहुत कम, और गैस में सबसे ज़्यादा होती है। ठोस में बहाव नहीं होता, द्रव में बहाव होता है और गैस में सबसे अधिक बहाव होता है। विसरण, ठोस में विसरण नहीं होता, द्रव में थोड़ा होता है, गैस में सबसे ज़्यादा विसरण होता है। ठोस में कोई गतिज ऊर्जा नहीं होती, द्रव में होती है लेकिन थोड़ी मात्रा में, और गैस में सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होती है। आकर्षण बल सबसे अधिक ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है और गैस में बहुत ही कम होता है, ना के बराबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। तो दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व, इनके बारे में हमें बताना है। तो दृढ़ता, रिजिडिटी, पदार्थ का वय गुण। दृढ़ता क्या होता है कि पदार्थ का वय गुण जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है, दृढ़ कहलाता है। मतलब पदार्थ का वह बल जो उसे टूटने नहीं देता, कंप्रेस नहीं होने देता, उसे हम दृढ़ता बोलते हैं। संपीड़ितता, कंप्रेसिबिलिटी, पदार्थ को बाहरी बल द्वारा दबाकर उसके आयतन में परिवर्तित करना संपीड़ितता कहलाता है। मतलब जो हम कंप्रेस करते हैं, उसके आयतन, बाहरी आयतन को चेंज करते हैं, उसे हम संपीड़ितता कहते हैं। तरलता, बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहते हैं। बर्तन में गैस का भरना, गैसों का आयतन व आकार अनिश्चित होता है, जिसके कारण इन्हें हम किसी भी बर्तन में भर सकते हैं। आकार, ठोस पदार्थ का आकार निश्चित होता है क्योंकि इनमें आकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है। अब आता है हमारा जैसे काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है क्योंकि ये तीव्र गति से सभी दिशाओं में चलती है। गतिज ऊर्जा, जो वह ऊर्जा जो हमें मोशन द्वारा प्राप्त होती है, गति द्वारा प्राप्त होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। घनत्व, घनत्व हम पढ़ चुके हैं, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कारण बताएं। हमें जैसे हमने पहले भी कारण वाले क्वेश्चन करे हैं वैसे ही बताना है इसमें कारण। पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैस के कणों के बीच गतिज ऊर्जा बहुत तेज होती है तथा उनमें आकर्षण बल नहीं होता है, जिससे कण क्या होते हैं? बहुत दूर दूर जाने लग जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। हमें पता है गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है, क्यों? क्योंकि अत्यधिक इनके अंदर जो कण होते हैं हमारे गैस के, इनकी गतिज ऊर्जा बहुत तेज होती है और इनके कण कोई आकर्षण बल नहीं होता, इसलिए ये आपस में जाकर दीवारों पर टकराते हैं, बर्तन की दीवारों पर टकराने लग जाते हैं। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लकड़ी जो है वो दृढ़ है और इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है और इनके जो कण होते हैं पदार्थ के वो बहुत ज़्यादा ही पास पास होते हैं, उनके बीच आकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है, इसलिए लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। चौथा क्वेश्चन, हवा में आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। हम जैसे हवा में अपने हाथ आसानी से चला सकते हैं लेकिन लकड़ी की टेबल पे नहीं चला सकते, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा के कणों के बीच आंतरिक आकर्षण बल नगण्य होता है, उनके बीच बहुत ही आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा कम होता है, उनके बीच रिक्त स्थान बहुत ही अधिक होता है। लेकिन लकड़ी क्या है, लकड़ी के जो कण होते हैं वो आपस में बहुत ही ज़्यादा पास पास होते हैं, उनका आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए हम उन्हें नहीं टेबल पे हाथ नहीं चला सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ठोस का टुकड़ा है, ठोस होने के बावजूद उसमें हवा के बुलबुले अंदर कैद हो जाते हैं। जो हमारा बर्फ़ का टुकड़ा होता है वो ठोस कहलाता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि हवा के जो बुलबुले होते हैं उसके अंदर कैद हो जाते हैं, जिससे बर्फ़ का घनत्व जल के घनत्व से कम हो जाता है, और जल से कम घनत्व होने के कारण बर्फ़ का टुकड़ा जल में तैरने लग जाता है। अब अगले क्वेश्चन जो हमारे हैं वो पेज नंबर 9 के हैं। पेज नंबर 9 के यहाँ से निम्नलिखित ताप को सेल्सियस में बदलें। हमने जो हमारी एक वीडियोस में हमने सेल्सियस से केल्विन में और केल्विन से सेल्सियस में बदलना सिखाया है, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन यहाँ पर भी हम कर लेते हैं। जब भी हम सेल्सियस से केल्विन में बदलेंगे, जब भी हम सी से के में जाएंगे तो क्या करेंगे, -273 कर देंगे। जब भी हम सी से केल्विन में जाएंगे, C2 के, तो क्या करना है, हमें हमेशा -273 कर देना है, कुछ भी दिया हो। और अगर हमें के से सही में जाना है, मतलब केल्विन से सेल्सियस में जाना है, तो हमें क्या करना है, +273। किसी भी क्वेश्चन में हो +273 कर देंगे तो हमारा जो भी टेम्परेचर होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसकी आप एक बार वीडियो ज़रूर चेक कर लें। अगला क्वेश्चन है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। आपने देखा होगा जब हम चेंज करते हैं किसी भी अवस्था को, तो उसका तापमान जो होता है वो सेम रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो जलने वाली ऊष्मा होती है वो उनके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त हो जाती है। अब जो हमने किसी अवस्था को बदला, जैसे हमने बर्फ़ के टुकड़े को पानी में बदला, तो बर्फ़ के टुकड़े जो आपस में पहले आकर्षण बल के साथ जुड़े हुए थे, अब जो उनके बीच में जो आकर्षण बल है उसे तोड़ने के लिए जो हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी निकलती है, एक्स्ट्रा ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, वो क्या होती है, उसमें लग जाती है, खर्च हो जाती है। इसीलिए अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। इसी को हम गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं, क्योंकि ये ख़त्म हो जाती है और हमारा टेम्परेचर क्या रहता है, सेम रहता है। अब वायुमंडलीय गैसों का द्रव में परिवर्तन के लिए कोई विधि सुझाइए। अब वायुमंडलीय गैसों को द्रव में बदलने के लिए कोई विधि सुझाइए। इन्होंने कहा, हम गैसों को कैसे बदल सकते हैं, गैसों को अणुओं पर दबाव बढ़ाने द्वारा, ताकि वे अधिक पास आ सके, गैसों का तापमान कम करके। हम गैसों का तापमान कम करके भी कर सकते हैं, या हम संघनन द्वारा भी उन्हें द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे हमारी बारिश होती है संघनन के कारण ही होती है ना। अगला क्वेश्चन है, जैसे गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। अब ये क्वेश्चन अच्छा है कि गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। क्योंकि जो कूलर होता है वो गर्म शुष्क दिनों में वायु में नमी कम होती है। हमें पता है कि गर्मियों में जो मौसम होता है वो थोड़ा सा गरम गरम रहता है, ठंडा नहीं होता है। उसकी जो आर्द्रता है, नमी है, वो बहुत ही कम होती है और तापमान बहुत अधिक हो जाता है, और जिसके कारण बाष्पीकरण की दर जो है वो बढ़ जाती है। तापमान अगर ज़्यादा है तो बाष्पीकरण क्या होगा, तेज। और हम जानते हैं कि बाष्पीकरण से शीतलता भी उत्पन्न होती है। जब बाष्पीकरण होता है तो वहाँ पर ठंडक ज़रूर होती है, अतः कूलर के अंदर से ठंडी हवा निकलती है। जो हमारा कूलर है क्या करता है कि बाहर से जो आर्द्रता लेता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके कारण कूलर हमारा ठंडी हवा देता है। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। आपने देखा होगा गर्मियों में हम घड़ा लाते हैं पानी को ठंडा करने के लिए। अब ये ऐसा होता क्यों है। अगर आपने देखा हो तो घड़े के अंदर बहुत अधिक संख्या में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे पानी बाहर रिसता रहता है कम कम मात्रा में, तथा इसका बाष्पीकरण और इसमें बाष्पीकरण होता रहता है। और पता है जहाँ पर बाष्पीकरण होगा वहाँ पर ठंडक ज़रूर होगी। इसी तरह घड़े का पानी बाहर आता है हल्का हल्का, नीचे आप देखोगे तो हमेशा घड़ा आपको गीला ही मिलेगा, और इसमें बाष्पीकरण भी बहुत ही कम उसमें होता है। बाष्पीकरण में कम हुई ऊर्जा को पुनः घड़े और शेष बचे जल से बाष्पीकरण की, और जो घड़े में हमारी ऊष्मा है वो क्या होती है, बाष्पीकरण की प्रक्रिया उसमें होने लग जाती है, और बाष्पीकरण के कारण
शीतलता आती है। अब वो ऊर्जा जो होती है वो घड़े के कण ले लेते हैं धीरे धीरे, और जो जल के कण हैं जल में उसे अवशोषित कर देते हैं। उस एनर्जी को, जो गर्म एनर्जी होती है, उसे जल में अवशोषित कर देते हैं तथा बाष्पीकरण होने लग जाता है। बाष्पीकरण के कारण हमारे जो घड़े का पानी है वो ठंडा रहता है, ठंडा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है जो, ये बात हमारे पेज नंबर 11 के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है हमारे वो है पेज नंबर 11 के, पेज नंबर 11 के क्वेश्चन है ये। इन्होंने कहा कि एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों जाती है। ये भी हमारा हमने पहले बता रखा है कि क्यों होता है ये भाई, ये भी हमारा बाष्पीकरण के कारण ही होता है। जो हमारे हथेली के चारों की तरफ कण होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे आसपास की गर्मी को अपने अंदर इकट्ठा कर लेते हैं और हमें आप ठंडक महसूस कराते हैं। कप की अपेक्षा प्लेट से हमें गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं, ये भी हम पिछली वीडियो में बात कर रहे हैं। क्या हो जाता है, सतह का क्षेत्र बढ़ जाता है तो बाष्पीकरण भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण चाय या दूध प्लेट में जल्दी ठंडा हो जाता है। अब हमें एक अच्छा क्वेश्चन है, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, तो सब बोलते हैं गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। और अब क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि जो सूती कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, वो अपने अंदर उससे गर्मी को इकट्ठा कर लेते हैं। तथा सूती कपड़े में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अगर जब हमें पसीना आता है, हवा चलती है तो बाष्पीकरण होता है, और बाष्पीकरण होता है तो बाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है, ठंडक होती है। इसलिए हमें गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं। आपने देखा होगा फ्रिज से आप बोतल निकालते हैं तब भी बोतल पे भी हल्की हल्की पानी की बूंदें आ जाती हैं, या आप ठंडे पानी को गिलास में डालते हैं तो गिलास में भी हल्की हल्की बूंदें आ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बर्तन में हम जो बर्फीला जल पानी डालते हैं या बर्फीला चीज़ डालते हैं वो क्या करता है कि बर्तन की बाहरी सतह पर जल की बूंदें नजर आने लगती हैं। वो ये करता है कि वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आने लग जाता है। जो अब हमारे जल वाष्प आपस में घूम रहे हैं वो ठंडक के कारण वो क्या हो जाते हैं, द्रव अवस्था में बदलने लग जाते हैं और वो हमें ग्लास की सतह पर दिखाई देने लग जाते हैं, बोतल की सतह पर हमें दिखाई देने लग जाते हैं। तो अब इसका हमारा जो 11वें पेज का लास्ट क्वेश्चन है वो है कि विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेता है, क्या ये ठोस हैं। इन्होंने पूछा कि जो चीनी है, आप चीनी और नमक को किसी भी डब्बे में डाल दो वो उसी का रूप ले लेता है, तो अब बताना कि ये ठोस है या नहीं। तो ये ठोस है, क्योंकि चीनी, हम पूरे को चीनी नहीं बोलते, चीनी का क्या होता है, क्रिस्टल होता है, एक दाना होता है। चाहे चीनी या नमक को अपने हाथ में रखें, अरे सिट चीनी या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार में कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि इनके छोटे छोटे कण होते हैं। तो इसे हम किसी में भी रख लें तो क्या होता है, चीनी का दाना थोड़ी ना चेंज होता, चीनी के दाने की शेप तो सेम ही रहती है ना, इसलिए ये क्या है, ठोस है। तो इस वीडियो में हमने अपने इंटेक्स क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लिए हैं और अगली वीडियोस में हम अपना एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे और ये चैप्टर हमारा अगली वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। थैंक यू।